हेलो बच्चों, पिछले क्लास में दो चीजें रह गई थी जो हमने बात भी बोला था आपको कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो दो चीजें जो है आप लोगों को समझानी थी, एक था आरक्यू और एक था कि ये जो सारी प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में देख रहे हैं उनको हम एक और नाम भी देते हैं, वो है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे बच्चा ये होता है जिसमें हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को देख सकते हैं या वो कंपाउंड दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था उसमें बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का हो रहा था क्या, ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे एक तरह से कैटाबॉलिक पाथवे है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं इस कैटाबॉलिक पाथवे में, क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पार्टिसिपेट करेंगे पायरुविक एसिड बनाने में, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने में? तो नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा डाइटरी प्रोडक्ट फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये सारे भी पार्टिसिपेट करते हैं पायरुविक एसिड या एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्मेशन में। कैसे करते हैं? तो अगर कोई भी फैट डाइट लिए तो फैट डाइट का पहले होता है कन्वर्जन फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। फिर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल डीएचएपी का फॉर्मेशन करते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, जो कि हमने ग्लाइकोलिटिक पाथवे में देख लिया था। अब यही डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर इंटरकन्वर्जेबल फॉर्म है उसका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर ये कन्वर्ट होता है बच्चों पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये बना देता है एसिटिल कोएंजाइम ए। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में, और जो चलाएगा क्या, फिर क्रेब्स साइकिल चलाएगा। दूसरा लोग देख ही रहे थे अभी तक, और हमने देखा भी, जो सिंपल शुगर्स हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से 1,6 बिस फॉस्फेट, देन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पायरुविक एसिड एंड देन एसिटिल कोएंजाइम ए। और ये एसिटिल कोएंजाइम ए बच्चा फिर से पार्टिसिपेट करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल चलेगी तो फिर से बनेगा NADH FADH2 GTP, और वही NADH FADH2 भेजा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह हर कॉम्प्लेक्स काम करेगा, प्रोटॉन भेजेगा, और वही प्रोटॉन फिर लास्ट भेज दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स 5 को, जहां पे बैठा रहेगा एटीपी सिंथेस, और वहां पे फॉर्मेशन होगा एटीपी का। तो ऐसे पूरा ये कहानी है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन्स कैसे इन्वॉल्व होता है एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में। तो बच्चों प्रोटीन्स का होता है पहले डिग्रेडेशन अमीनो एसिड्स में। हम जानते हैं कि प्रोटीन का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है अमीनो एसिड। तो प्रोटीज एंजाइम वर्क करते हैं और प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन हो जाता है अमीनो एसिड्स में। फिर ये अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन में। जब ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये पायरुविक एसिड फिर से बनाएगा एसिटिल को एंजाइम ए। अब ये एसिटिल को एंजाइम ए फर्दर भेजे जाएंगे क्रेब्स साइकिल को, क्रेब्स साइकिल चलेगी और फिर से हमारा फॉर्मेशन होगा NADH FADH2 एंड GTP का। GTP खुद अपने आप में एनर्जी रिच कंपाउंड है लाइक ATP, तो उसको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भेजने की, तो फिर वही प्रोसेस चलेगा बच्चों, NADH और FADH2 भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और ATP का फॉर्मेशन होगा। तो देखो बच्चों कैसे कार्बोहाइड्रेट ना केवल, उसके साथ साथ फैट्स और प्रोटीन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसिटिल को एंजाइम ए के फॉर्मेशन में। एसिटिल को एंजाइम ए एक लिंक की तरह काम कर रहा है क्रेब्स साइकिल के लिए। क्रेब्स साइकिल से फिर हमें एनर्जी मिल रही है, और क्रेब्स साइकिल में बनने वाला NADH और FADH2 भी पार्टिसिपेट कर रहा है ATP के फॉर्मेशन में। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे फैट्स, कैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं एटीपी के सिंथेसिस में। अब हम बात करें कि ये तीनों प्रोसेस तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। अब आप भी सोच सकते हैं बच्चों कि मैम ने बोला कि मैम ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, या हम बोले कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक मतलब इसमें एनाबॉलिक पाथवे कहाँ है, ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे कि इसमें तो सारे के सारे प्रोसेस कैटाबॉलिक हैं, तो इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे हुआ? तो बच्चों इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस कैसे हुआ मैं बताती हूँ। अगर हमारे बॉडी में किसी पार्ट में फैट्स की नीड हो जाए,
फैट्स की नीड हो जाए, तो एसिटिल को एंजाइम ए विथड्रॉ कर लेता है अपने आप को ये साइकिल चलाने के लिए। अगर एसिटिल को एंजाइम ए विथड्रॉ कर लेगा कि ये सारा प्रोसेस उल्टा होने लगेगा, फिर फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर फैट्स में। यानी कहीं भी अगर फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, इधर से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है और एसिटिल कोएंजाइम ए ने विथड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन, यानी पायरुविक एसिड को दे दिया, पायरुविक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड को दे दिया, ये इसको दे दिया, तो ये सारे प्रोसेस बच्चों रिवर्ट बैक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये सारे प्रोसेस रिवर्ट बैक हो जाते हैं और फैट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, तीनों टूट रहे हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है जब हमारे बॉडी को फैट्स की नीड हो रही है। तो यहीं पे बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में आप लिख भी सकते हैं। When organism needs to synthesize fatty acid, then acetyl coenzyme may withdraw from the respiratory pathway. एसिटिल को एंजाइम में खुद को विथड्रॉ कर लेता है रेस्पिरेटरी पाथवे चलाने के लिए जब हमारे बॉडी में फैट्स की नीड हो। तो ये एक तरह से कैसा प्रोसेस हो गया, रिवर्ट बैक प्रोसेस हो गया। इसलिए इस सारे प्रोसेस को हम कंबाइंडली बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। अब हम दूसरी बात करते हैं आरक्यू की, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस की। तो रेस्पिरेशन में बच्चों हमने देखा कि हम O2 को कंज्यूम करते हैं और CO2 को इवॉल्व करते हैं या CO2 रिलीज करते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन में हम या प्लांट्स O2 को ले रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, तो हम आरक्यू की बात करें तो आरक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आरक्यू कितने वॉल्यूम हम O2 को कंज्यूम किए और कितने वॉल्यूम हम CO2 को इवॉल्व किए, इसी पर हमारा आरक्यू वैल्यू डिपेंड करता है। तो हम आरक्यू का अगर फॉर्मूला देखें बच्चों, तो आरक्यू का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ये आरक्यू का फॉर्मूला है। हम देखें कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमारा डाइटरी प्रोडक्ट तीन चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का RQ1, फैट्स का RQ लेस देन 1, प्रोटीन्स का RQ 0.9। ये आप याद भी कर सकते हैं और कैसे हमने निकाला ये आप देख भी सकते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज का किया ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज का हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कर दिया, तो देखो बच्चों 6CO2 का फॉर्मेशन हुआ, 6H2O का, और साथ में एनर्जी भी बनी। तो देखो आरक्यू हमें, मैंने अभी बोला कि आरक्यू का क्या फॉर्मूला है, तो आरक्यू का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने CO2, 6CO2, यहाँ पे हम 6 लिख दिए। फिर हमने बोला वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितने O2 कंज्यूम किया इसने, 6O2, तो 6/6 इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह बच्चों हम हर रिएक्शन लिख के उसका आरक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम्ड हुआ और कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ। तो आज ये आप लोगों का चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगी। तब तक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से और रेस्पिरेशन इन प्लांट से आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आपके डाउट्स के लिए, एक अलग से भी क्लासेस आपके लिए चला दी जाएंगी जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी। तो इसलिए आप अपने डाउट्स प्लीज 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 हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच आप सभी को।